हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अभी हम लोगों ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल को जो स्टार्ट किया होता हमारे यूट्यूब पे, आज उसकी हमारी फोर्थ क्लास है। इसमें हम लोग लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एक डिटेल डिस्कशन होगा ताकि आप लोगों को एक लंबे टाइम तक क्लैरिटी हो टॉपिक की, पता चले कि हम लिमिट को जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उसको यूज भी करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। तो आई एम अज्यूमिंग अभी तक हर एक बच्चे को सब कुछ समझ आ रहा होगा, कोई ऐसा बड़ी मेजर इश्यूज नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी और लैंग्वेज एकदम क्लीन होगी, एकदम प्रॉपर क्लीन लैंग्वेज होगी। ये आप लोगों का क्यूआर कोड है जिससे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। नाम है यश कुमार सर PW। एंड आफ्टर द क्लास आपको ऐप में नोट्स मिल जाएंगे एंड यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड यूजिंग योर मोबाइल फोन एंड ज्वाइन द ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कई चीजों को सीखा है। हम लोगों ने इनडिटरमिनेट फॉर्म सीखा, 7 टाइप्स की इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, उन सातों टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म को सीखा हम लोगों ने। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक अलजेब्रा ऑफ लिमिट, हाउ वी डिफाइन अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। लिमिट x टेंड्स टू a, k f x is equal to k into limit x tends to a f of x। अगर आपको फंक्शन की लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू a पे और फंक्शन के साथ k का मल्टीप्लाई है, तो आपकी लिमिट क्या होने वाली है, k बाहर आ जाएगा एंड प्रॉपर आप लिमिट निकाल लो। इसका मतलब इधर k इज अ कांस्टेंट, इधर k इज अ कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट ही लोगे तो ठीक है, जीरो लोगे तो मिलेगा क्या, सब कुछ जीरो हो जाएगा। अब बात यह होती है कि इसका लॉजिक क्या हुआ। आपका अगर फंक्शन किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड है तो वो लिमिट में कुछ रोल प्ले नहीं करेगा। जहां पे आपका फंक्शन जा रहा होगा वो प्रॉपर्ली उसको जाने देगा, उसका कोई रोल नहीं है उसके अंदर। अब लिमिट निकाले कैसे फिर। लिमिट उस वैल्यू को आप जो जहां पे आपका एफ ऑफ एक्स जा रहा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपका के एफ एक्स वहीं जाएगा। के का कोई इंडिविजुअली रोल नहीं रहेगा एफ एक्स को कहीं भी भेजने में, वो उसकी लिमिट में जाके प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर एफ ऑफ एक्स कहीं जा रहा होगा तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और सेकंड प्रॉपर्टी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। इसके बारे में आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि आपकी इसकी लिमिट अलग अलग हो जाती है, राइट। बट याद रखना, इसकी लिमिट जब आप अलग करते हो तो आपके पास राइट हैंड साइड में इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। याद रखना, हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है ये वाली, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली। एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है हमारी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म जो हमारी है, अगर राइट हैंड साइड में आपके पास ये वाला केस बन रहा है, देन यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट और योर लिमिट लाइक दिस। अगर आपको f प्लस जी की लिमिट निकालनी है तो आप इंडिविजुअली f और g की लिमिट निकाल के ऐड या माइनस तभी कर सकते हो जब आपके पास ये टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही होगी। देन ओनली इट इज पॉसिबल टू इवेलुएट लिमिट लाइक दिस। हम तभी लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जब हमें कंफर्म मिल जाए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हमको नहीं मिल रही। तो आप चाहो तो लिख सकते हो प्रोवाइडेड RHS इज नॉट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। और एक ही टाइप की पॉसिबिलिटी है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। सातों फॉर्म में देख लेना, एक ही टाइप की पॉसिबिलिटी आती है प्लस माइनस वाले में, जहां पे ऐड वाले में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली। तो आई होप यहां तक क्लियर है सबको।
अब एक और चीज याद रखना कि नोट, अगर आपने लिमिट को एक बार अलग कर दिया, अगर आपने लिमिट को एक बार अलग अलग कर दिया फंक्शन को साथ, लिमिट आपको निकालनी है एफ प्लस जी पे, और आपने लिमिट एफ प्लस लिमिट जी कर दिया, तब उसके बाद ऐसा नहीं कर सकते आप कि दोबारा लिमिट को कॉमन ले लो और एफ प्लस जी लिख दो। देन यू कैन नॉट डू दिस थिंग, ये बात को ध्यान रखना। एक बार लिमिट सेपरेट कर दी, देन यू कैन नॉट क्लब द लिमिट्स। वन सेपरेटेड, we cannot club the functions again under single limit। एक बार सेपरेट कर दिया, उसके बाद हम चीजों को क्लब नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये है आपके पास, और अगर आपने इसको ऐसे अलग अलग लिख दिया, अलग अलग लिख दिया, और आगे जाके आपका मन कर रहा है कुछ चेंजेस कर रहे हैं आपने, और फिर आप कर रहे हो सर लिमिट को कॉमन ले लेते हैं और फिर ऐड कर देते हैं, फिर दोबारा कुछ ना कुछ वेरिएशन करने के बाद ऐसे कर देते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स, डूइंग दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ये पहला नोट। दूसरा नोट, अगर आपको लिमिट निकालनी है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स कुछ करके है, एंड वी नो एनी वन ऑफ द लिमिट एग्जिस्ट, इन दोनों फंक्शन में किसी भी एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, एंड वी नो दैट आइदर एफ एक्स और जी एस, आइदर वी नो दैट लिमिट ऑफ एफ एक्स और जी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए एग्जिस्ट। हमें पता है लिमिट या तो एफ एक्स की या जी एक्स की एक्स इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट कर रही है, देन वी कैन सेपरेट द लिमिट फ्रीली, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी कॉन्सेप्ट के, बिना किसी कॉन्सेप्ट दिमाग लगाए, किसी टेंशन के, हम आराम से अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि इनमें से एक की भी लिमिट x इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट कर जाती है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स। आप आराम से लिख सकते हो। रीजन इज वेरी सिंपल, दैट आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 टाइप्स की थी, उसमें एक ही टाइप है जिसमें इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली फॉर्म आती है, प्लस माइनस में एक ही इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जब भी आप देख सकते हो सातों फॉर्म में एक ही फॉर्म बनती है जिसमें आपके पास प्लस माइनस वाली क्वांटिटी में इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, सम ऑफ टू फंक्शंस में वो होता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अगर आपके पास दो फंक्शन प्लस में है या माइनस में, जैसे भी हो, एक फंक्शन इंफिनिटी पे जा रहा है, एक माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है, इसी केस में आप नहीं बता सकते कि लिमिट क्या होगी विदाउट प्रॉपरली इवेल्युएटिंग द लिमिट, केवल इसी केस में। और इसके अलावा आप हमेशा बता सकते हैं। यही एक केस है जहां पे हम नहीं बता सकते, राइट, इनडिटरमिनेट फॉर्म का। तो अगर मैं बोल देता हूं कि इसकी लिमिट या एफ या जी में किसी की भी एक की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो ये केस तो कभी भी नहीं आएगा। इस केस आने का मतलब यह है कि दोनों लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड दोनों लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। दोनों लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और एक जा रही है इंफिनिटी पे, दूसरी जा रही है माइनस इंफिनिटी पे। मैंने एक एग्जांपल करवाया था जहां पे दोनों डज नॉट एग्जिस्ट, बस दोनों इंफिनिटी पे जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।
एक अगर इन्फिनिटी पे जा रही है, दूसरी माइनस इन्फिनिटी पे, तो दिक्कत है। तो अगर आपके पास सम ऑफ टू फंक्शंस की लिमिट पूछी है और आपको गारंटी मिल जाती है कि भाई इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आप बिना कोई सोचे समझे, बिना किसी टेंशन के अलग अलग लिमिट को कर दो और आप आराम से अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एक का भी कंफर्मेशन मिल जाए, किसी एक का भी, तो आप तैयार कर सकते हो। ऐसा मत करना कि कंफर्मेशन है नहीं और आपने लिमिट अलग अलग कर दी और आगे जाके इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, और फिर क्या कर रहे हो, फिर लिमिट को कॉमन लेके ऐसे कर देते हो। ऐसे नहीं कर सकते। अगर एक बार सेपरेट कर दिया, फिर अब आपके पास दो अलग अलग क्वेश्चन है। आपके पास ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है। अब अगर आपकी किस्मत खराब है, ये अगर इन्फिनिटी पे चला जाता है और ये माइनस इन्फिनिटी पे चला जाता है, तो आपका आंसर गलत आएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा सब कुछ कैंसिल करके आपको यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा। यू कैन नॉट सेपरेट द लिमिट। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। अब आप सोचोगे सर हम तो इतना सोचते भी नहीं थे करने से पहले। अब सोचो ना, इसलिए तो सोचते नहीं थे क्योंकि हम तो जहां भी देखा लिमिट अलग अलग कर दी। ऐसा नहीं है, एक पॉसिबिलिटी होती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की, वो वाला केस अगर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव विद द सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपको लिमिट पूछी है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की, अगर आपको लिमिट पूछी है दो फंक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं? मेरा आंसर है कर सकते हो। अब बात आती है कब। अब आप सोचो पहले की प्रोडक्ट में इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होती है, प्रोडक्ट में इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होती है, एक बार ये सोचो आप। प्रोडक्ट में हमारे पास एक ही इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जीरो टेंडिंग इनटू इंफिनिटी टेंडिंग, यही होती है इंडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, हमारे पास एक यही टाइप की इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जिसमें एक फंक्शन, एक क्वांटिटी तो जा रही है जीरो पे और दूसरी जा रही है इंफिनिटी पे। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ऐसे केस में मैं नहीं बता सकता कि मेरा पूरा का पूरा फंक्शन क्वांटिटी कहां अप्रोच कर रही है। आई कैन नॉट क्लेम, केवल इसी केस में मैं नहीं क्लेम कर सकता कि मेरा पूरा का पूरा फंक्शन कहां जा रहा होगा। आई होप इट इज क्लियर। केवल यही वो केस है जिसमें हम क्लेम नहीं कर सकते कि ओवरऑल फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा होगा। तो इसका मतलब हम कब लिमिट को अलग कर सकते हैं, जब आपके पास ये वाला केस ना आ रहा हो। ये वाला केस ना आने का मतलब क्या है, अगर आपको पता चल जाता है एक भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो क्या अलग अलग कर सकते हैं? नहीं, क्या पता वो लिमिट जीरो आ रही हो। अगर मैं बोल देता हूं कि एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, अलग अलग कर दो, जैसे मैंने पिछले में क्या बोला था, लिमिट एग्जिस्ट करते ही अलग अलग खोल दो। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में एक ही इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की। तो वहां पे मैं अलग, केवल इतनी सी बात बोल के अलग कर सकता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट करवा दो, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करवाने का मतलब कोई फाइनाइट क्वांटिटी पे लिमिट जा रही है, तो इंफिनिटी तो कभी भी नहीं आएगी, तो काम हमारा बन जाएगा। यहां पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता। यहां पे मुझे अगर केवल मैं इतना बोलता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मान लो एफ की, तो क्या मैं बिना किसी टेंशन के खोल सकता हूं? आंसर इज नो। वाई? व्हाट इफ लिमिट जीरो पे जा रही हो? जीरो पे जाना इज ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। व्हाट इफ लिमिट जीरो पे जा रही हो? तब आप क्या करोगे? तब आपको नहीं पता दूसरे के बारे में, जी एक्स के बारे में, क्या पता जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो, इंफिनिटी पे जा रही हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है और आप अगर लिमिट निकाल रहे हो और आप अगर ऐसे लिख रहे हो, ये तभी पॉसिबल है जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए एक क्वांटिटी की लिमिट नॉन जीरो है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर पे एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, मतलब नॉन जीरो लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ही है फाइनाइट नंबर आना चाहिए। तो केवल ये बोल दो फंक्शन, किसी भी एक फंक्शन की लिमिट अगर नॉन जीरो है, तो मैं बिना किसी टेंशन के प्रॉपर तरीके से ये क्वांटिटी डिफाइंड है।
क्या ये बात समझ आई, दिमाग में घुसी? बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में वी ओनली हैव वन पॉसिबिलिटी ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, दैट इज जीरो इंटू इंफिनिटी. Zero into infinity is the only possibility when we have product of two functions and indeterminate form वाली possibility. तो इसको खोलने की आपको आजादी, फ्रीडम तभी मिलेगा जब आपको कंफर्म हो जाए एक क्वांटिटी की लिमिट नॉन जीरो है. और आप बोलेगा सर नहीं है कंफर्मेशन, तो फिर आप नहीं कर सकते हो, फिर रिस्क है आपका. रिस्क कैसा है? आपने अगर अलग अलग कर दिया और ये समझो जीरो पे जा रहा है, वो इंफिनिटी पे जा रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर गलत आ जाएगा. देन आपको किसी ने हक नहीं दिया इसको लिमिट अलग अलग करने का. आपको पूरा क्वेश्चन काटना पड़ेगा, वापस ऊपर आना पड़ेगा और इसको ही फिर सॉल्व करना पड़ेगा. एफ इंटू जी को ही सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट अलग अलग नहीं कर सकते. क्या मेरी बात समझ आ गई? सर हम तो अलग कर लिया करते थे बिना कुछ सोचे समझे. अब आप लोगों की किस्मत अच्छी थी भाई, आप लोगों की किस्मत अच्छी थी जो आप लोग नहीं फंसते थे, और फंसते भी थे तो आप लोगों को पता ही नहीं होता था गलती क्या है. आप लोगों को तो लगता है लिमिट है, फंक्शन के प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, अलग अलग कर दो. बट इट इज नॉट द राइट थिंग. ये एक सही चीज नहीं है. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. आई होप सबको समझ आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई. अब चाहो तो लिख सकते हो प्रोवाइडेड RHS इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म. प्रोडक्ट में एक ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में एक ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, वो भी जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली. इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस की हमेशा लिमिट के बारे में बता सकते हैं, वो भी जीरो टेंडिंग वाली है, जीरो एग्जैक्ट नहीं है. इस पे भी नोट लिख लो. इफ एनी ऑफ द टर्म, इफ एनी ऑफ द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स इज नॉन जीरो. अगर लिमिट नॉन जीरो है तो मतलब एग्जिस्ट कर रही है, नॉन जीरो है, देन सेपरेशन ऑफ टर्म्स, सेपरेशन ऑफ लिमिट इज वैलिड. वैलिड है irrespective irrespective of the existence of limit of other function, other function at, मतलब अगर समझ लो f की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है और नॉन जीरो नंबर आ जाता है तो बिना टेंशन लिए सिंपल लिमिट अलग अलग कर दो. लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू जी एक्स. जी एक्स एग्जिस्ट करे ना करे, जीरो हो ना हो, नॉन जीरो हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अलग कर सकते हैं. रीजन, हमें पता चल गया f की लिमिट नॉन जीरो है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट वाला इंडिटर्मिनेट केवल एक होता है, जीरो इंटू इन्फिनिटी, वो फॉर्म तो नहीं आने वाली. अब अगर जी इन्फिनिटी पे जाएगा तो प्रोडक्ट भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा, जी अगर जीरो पे जाएगा तो प्रोडक्ट भी जीरो पे चला जाएगा, क्योंकि एफ के बारे में गारंटी है नॉन जीरो. एंड सेकेंड तो इज ऑलवेज ट्रू, इफ सेपरेटेड देन टर्म्स कैनॉट बी क्लब्ड अगेन, कैनॉट बी क्लब्ड अगेन अंडर सिंगल लिमिट. अगर एक बार आपने अलग कर दिया, अगर आपने एक बार लिमिट को अलग कर दिया है, एक दूसरे से उनको सेपरेट कर दिया है, तो ऐसा नहीं कुछ टर्म के बाद जाके दोबारा आप इनको एक कर दो और अपने लिमिट लगा दो, देन यू कैन नॉट डू दिस. एक बार सेपरेट कर दिया तो फिर सेपरेट कर दिया, फिर हम कुछ नहीं बोल सकते. ओके okay. अब समझो आपको क्वेश्चन गिवन है x टेंड्स टू 2,
लिमिट पूछी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। इसकी लिमिट पूछी है, समझो, इसकी लिमिट पूछी है। तो बेशक मुझे एफ एक्स की लिमिट नहीं पता हो, बट मुझे इस क्वांटिटी की लिमिट तो पता है ना। अगर x 2 पे जाएगा 1.99 2.01 इन वैल्यूज को लेके जाएगा, एक्स स्क्वायर कहां जाएगा 4 के पास जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कहां जाएगा 6 के पास जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, इनकी लिमिट सेपरेट कर सकता हूं मैं, बिकॉज 6 मेरा एक नॉन जीरो नंबर है, तो मैं इनकी लिमिट को डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं। I can separate the limit without having any idea about this function x, fx। fx के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं कि 2 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, देन ऑल्सो आई कैन सेपरेट, बिकॉज मुझे एक फंक्शन के बारे में गारंटी है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और नॉन जीरो आती है। ये नॉन जीरो एग्जिस्टेंस के साथ साथ नॉन जीरो की गारंटी होना इज अ बिग थिंग, बिकॉज नॉन जीरो की गारंटी के बाद ही मैं लिमिट को अलग कर पाया हूं। अगर नॉन जीरो की गारंटी मुझे नहीं मिलती तो मैं अलग नहीं कर पाता। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। ये छोटी मोटी चीजें हैं, इनको अगर आप सीख लोगे तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी एग्जाम में, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में, अगर आप इन चीजों को प्रॉपर तरीके से सीख लेते हो तो। लाइफ में एक बार सीखना होता है चीजों को, बस एक बार। यू जस्ट नीड टू स्टडी वंस एंड उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। इसके बारे में पता करते हैं। cos x इंटू एफ, आपको लिमिट पता लगानी है एक फंक्शन की। एक फंक्शन है आपके पास, इसे एच ऑफ एक्स बोल लो, एच ऑफ एक्स बोल लो। आपको लिमिट निकालनी है एच ऑफ एक्स की, वेयर एच ऑफ एक्स इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस cos x एंड एफ एक्स। आपको इसकी लिमिट पता लगानी है। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। हमें क्या पता है, हमें नहीं पता एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, मुझे यह भी नहीं पता, बट देन ऑल्सो आई कैन सेपरेट द लिमिट। रीजन, आई एम ओनली एबल टू सेपरेट द लिमिट। मैं लिमिट सेपरेट इसीलिए ही कर पा रहा हूं क्योंकि आई नो दैट what I know is limit of this exist। I know लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, x 0 पे जाएगा तो cos x 1 पे जाता है। तो बस केवल इसके नॉन जीरो होने की गारंटी से आई एम एबल टू बाइफरकेट, आई वॉज एबल टू सेपरेट द लिमिट। केवल इतनी से कॉन्सेप्ट से मैं लिमिट को सेपरेट कर पाया। आई होप इट इज क्लियर, आई होप सबको समझ आ गया हूं। अब कोई बोलेगा सर cos x 1 पे क्यों जाएगा, ये कैसे पता चला आपको? इसको आप कई तरीके से देख सकते हो। या तो एक अपना नॉर्मल सिंपल तरीका जो उसको हमेशा फॉलो करते हैं हम, x की वैल्यू 0.01, x की वैल्यू 0.001 एंड ऑल लेके आप fx की वैल्यू cos x की वैल्यू निकाल लो। बट cos 0.1 cos 0.001 निकालना मुश्किल होता है भाई। हम कोई कैलकुलेटर थोड़ी ना है जो cos की 0.01 पे वैल्यू निकाल देंगे। बट इतना तो पता है ना, cos का ग्राफ तो सबको पता होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। cos का ग्राफ कैसा होता है भाई, ऐसा होता है। अच्छा नहीं बना, कोई नहीं, इसको हटा दो, अब थोड़ा अच्छा लगेगा। अब तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये cos का ग्राफ है, मुझे लिमिट निकालनी है x इक्वल टू 0 पे। 0 पे लिमिट निकालनी है तो 0 के पास आना पड़ेगा, इधर होता है 0। इसके पास आऊंगा मैं अगर, तो आई विल टेक दीज वैल्यूज। इन येलो पॉइंट्स को यूज करके मेरे को राइट हैंड लिमिट मिलेगी बिकॉज ये 0 के राइट साइड में, और इन रेड पॉइंट्स को यूज करके मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी बिकॉज ये 0 के लेफ्ट साइड में। मैं 0 के पास आ रहा हूं राइट साइड से, आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो जिन भी वैल्यूज को लेके आऊंगा मैं 0.1 0.001 0.001, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कहां होगी, ये होगी, ये होगी।
अब ये वैल्यूज कुछ भी हो, मुझे नहीं पता वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैं ह्यूमन इंसान हूं, मैं मशीन थोड़ी ना हूं जो मैं cos 0.001 डिफाइन कर सकता हूं। तो जो भी वैल्यू होगी, बट उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स देखो ध्यान से, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स देखो वो कहां जा रहे हैं। वैल्यू सारी कन्वर्ट कर, सारी टेंड कर रही है, अप्रोच कर रही है वन की तरफ, वन की तरफ अप्रोच कर रही है, देख लो। सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड साइड से जब जाओगे जीरो के पास, आप इन वैल्यूज को लेके जाओगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करोगे, दैट विल ऑल्सो अप्रोच वन की तरफ। आप देख सकते हो फंक्शन का ग्राफ वन की तरफ जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर। इसी लॉजिक को यूज करके मैंने बताया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। या तो ये अप्रोच कर लो, इससे प्रॉपर तरीके से हम बात कर सकते हैं, या ये अप्रोच तो हमारी हमेशा एवरग्रीन अप्रोच है। इसमें क्या है, इसमें बट आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लो ना मोबाइल से, मोबाइल से निकाल लो, अपने कैलकुलेटर को यूज कर लो, ऐसे ही आप वैल्यूज ले लो, यहां हमारे हाथ में है, हमें दिखाई दे रहा है ऑल दीज वैल्यूज आर गोइंग टूवर्ड्स 1, और यहां आपको दिख जाएगा जो भी वैल्यूज आएगी वो 1 की तरफ जाएगी, यहां 0 की तरफ जाएगी, और हम देख पाएंगे इधर 1 की तरफ जाएगी। आप वैल्यूज निकाल लेना, 1 की तरफ, 1 के नेबरहुड में ही सारी वैल्यूज मिलेगी, एंड दे विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1। ग्राफिकल भी देख लिया हमने, तो आई होप यहां तक क्लियर है सबको भाई। ओके, चलिए यहां तक सबको समझ आ गया। अब अगर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये मेरे पास फंक्शन की लिमिट है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं क्या देख पा रहा हूं, मेरे पास फंक्शन में एक क्वांटिटी मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसकी मुझे लिमिट की गारंटी है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, एक की मुझे लिमिट की गारंटी है, क्या कौन से वाले की गारंटी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पूरे एक्सप्रेशन से बिल्कुल डिटैच कर सकता हूं, बिल्कुल डिटैच, नॉट इवन अ सिंगल ट्रेस शुड बी लेफ्ट। मेरा मतलब, क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं, यस और नो? तो योर आंसर इज बिल्कुल लिख सकते हो। आप अगर बिल्कुल लिख सकते हो, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5 की गारंटी है, क्योंकि एक्स 2 पे जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 पे जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 9 पे जाएगा, तो आपको इसकी गारंटी है, राइट? तो आप डिटैच कर सकते हो। बट याद रखना, ये तभी पॉसिबल है जब आप पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं अपने मन मुताबिक किसी एक फैक्टर में रख दी लिमिट, ऐसा नहीं। तभी पॉसिबल है जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 को बिल्कुल फंक्शन से अलग कर सकते हो, और हम कर भी पा रहे हैं। आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पूरे फंक्शन के से अलग हो रहा है मेरा, क्लियर दिख रहा है सबको? एक्स स्क्वायर प्लस 5 पूरे फंक्शन के साथ अलग हो रहा है, अलग मैं कर सकता हूं। और जैसे मुझे पता है नॉन जीरो लिमिट है, तो मैं इनकी वैल्यू भी अलग अलग करके बिना किसी टेंशन के कर सकता हूं। अगर कोई बोले कि अगर इसकी लिमिट 0 आती तो क्या करते, तो हम नहीं कर सकते थे। अगर इसकी लिमिट 0 आती तो मैं ये चीज नहीं कर सकता था जो मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाई। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि मुझे एफ और जी के बारे में नहीं पता। क्या पता एफ अपॉन जी की लिमिट इंफिनिटी पे चली जाती तो इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाती, तो मैं गलती कर बैठता लिमिट अलग अलग करके। लिमिट कैन ओनली बी सेपरेटेड ओनली व्हेन आई एम वेरी श्योर अबाउट इट दैट वन फंक्शन, एक फंक्शन की लिमिट नॉन जीरो है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, नेट के बच्चों को भी दिक्कत आती है इन चीजों में, क्योंकि आजकल जो एग्जाम के ऑप्शंस आते हैं वो आपको एनालिसिस करवाते हैं। क्वेश्चन आएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्वेश्चन आसान होगा, बट ऑप्शंस जो होंगे वो सॉल्यूशन का एनालिसिस करवाएंगे। बोल देंगे इसकी लिमिट, कोई फंक्शन है, बोल देंगे इसकी लिमिट, इस पे क्या फंक्शन बाउंडेड है, लिमिट क्या आ रही है।
कोई फंक्शन e टू द पावर t मल्टीप्लाई कर देंगे, समझो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया y, और आपको बोल रहे हैं e टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्वांटिटी बाउंडेड है, और इसके साथ लिमिट लगा देंगे x टेंड्स टू 0, इसकी लिमिट बताओ क्या होगी। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आजकल, TFR, NBHM, नेट में, गेट में, हर जगह ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये प्योरली ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके वन वेरिएबल के, उन पे अब बच्चों को फंसाया जाता है ऑप्शन को चूज करने में। बच्चे की नॉलेज सही है सब्जेक्ट में, आंसर वो ला पा रहा है, बट सही ऑप्शन को चूज नहीं कर पा रहा, यही है उसके पीछे लॉजिक। इसी एग्जांपल को उठाते हैं अगर हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अगर अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिखता है, अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिखता है, तो क्या वो सही है, यस और नो? ये आप लोगों से सवाल है मेरा, क्या वो बच्चा सही बच्चा होगा अगर वो ऐसे लिख रहा है चीजों को? तो बताओ। आंसर इज दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। रीजन इज वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 5 is not in product form with the entire expression. बहुत बच्चे क्या करते हैं, लिमिट ऐसे पुट कर देते हैं और फिर लिमिट निकालना सॉल्व कर देते हैं कि सर इस फैक्टर की तो लिमिट मुझे पता थी, उधर लगा दी, बाकी आगे सॉल्व करने लग जाएंगे। ये गलती कभी मत करना। जब तक आपका फंक्शन पूरे एक्सप्रेशन के साथ आप उसको डिटैच नहीं कर सकते, जब तक आप नहीं कर सकते, लिमिट को नहीं अप्लाई कर सकते, प्रोडक्ट फॉर्म में जब तक दो फंक्शन को नहीं लिख सकते, आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पूरा डिटैच नहीं कर सकते, तब तक आप नहीं कर सकते ऐसे लिमिट। और डिटैच करने के बाद भी गारंटी होनी चाहिए कि लिमिट नॉन जीरो है, देन ओनली आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। रीजन वही सेम लॉजिक, 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ जाती है हमारे पास, 0 टेंडिंग इंटू इन्फिनिटी टेंडिंग। तो इस चीज का ध्यान हमेशा रखना, हमेशा रखना। अब यही चीजें याद रखोगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और द सेम लॉजिक आपका सीक्वेंसेस में भी चलेगा। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन है आपके पास साइन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, साइन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो मुझे एफ ऑफ एक्स के बारे में गारंटी तो नहीं है एफ ऑफ एक्स क्या है, बट साइन एक्स की लिमिट मुझे पता है। साइन एक्स की लिमिट मुझे कैसे पता है? वही दोनों तरीके से कर सकते हो, एक्स को 0 के पास ले जाओ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यूज निकालो। बट बात वहीं आ जाती है, हम लोग इंसान है, मशीन नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, जो हम साइन 0.01 इनकी वैल्यूज डिफाइन कर पाए। तो हम क्या करेंगे, हम ग्राफिकल अप्रोच देख सकते हैं, बिकॉज साइन का ग्राफ सबको पता होता है, तो इसलिए हम वहां पे प्रॉपरली देख सकते हैं कि जो साइन का ग्राफ होता है, ठीक है, जब आप x के पास आओगे, जब आप x के पास आओगे राइट हैंड साइड से, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की जो वैल्यूज मिलेगी वो भी आप देख सकते हो 0 की तरफ जा रही है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो फंक्शन भी आपका 0 की तरफ ही टेंड कर रहा है। तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? क्योंकि सर प्रोडक्ट फॉर्म में भी है लिमिट, और हमें लिमिट साइन की पता भी है, तो थोड़ी हमारी मेहनत बच जाएगी सर, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मेजॉरिटी बच्चे क्या करेंगे, इसकी आंसर दे देंगे 0, बिकॉज दे विल से सर साइन तो 0 पे जा रहा है ना, तो हम लिमिट को अलग करके 0 आ गया लिमिट। बट क्या ये सही आंसर है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। व्हाई? बिकॉज वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस लिमिट। हमें नहीं पता एफ एक्स, हमें एफ एक्स ही नहीं पता क्या है, और हमें यही नहीं पता जब एक्स को 0 पे लेके जा रहा हूं मैं, तो एफ ऑफ एक्स कहां जा रहा है। क्या पता एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स हो, तो एक्स को जब 0 पे ले जाऊंगा तो 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी पे भागेगा, क्या पता हो।
मुझे जब तक इसकी गारंटी नहीं है कि ये कहां जाएगा मैं नहीं लिख सकता। रीजन, बिकॉज ये वाली क्वांटिटी जिसकी मुझे लिमिट पता थी ये 0 पे जा रही थी। अब कोई बोलेगा सर यहां तो आपने आराम से अलग अलग कर दिया, यहां तो आप कुछ नहीं बोले। यही फर्क है, ये जा रही है नॉन जीरो क्वांटिटी पे, तो नॉन जीरो क्वांटिटी पे जा रही है तो प्रोडक्ट में केवल एक ही पॉसिबिलिटी होती है, 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए। मल्टीप्लाई में केवल यही उम्मीद है, यही एक क्या बोलते हैं हमारी कमजोरी होती है जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होता है, कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ना बन जाए। और ये नहीं बनती है, ये नहीं बन रही है आपकी। क्यों? बिकॉज ये क्वांटिटी 9 पे जा रही है, तो वो वाली फॉर्म कभी भी नहीं आएगी। बट इधर देखोगे अगर आप, इधर आपकी ये वाली क्वांटिटी 0 पे जा रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मैं केवल इतना बोल रहा हूं कि ये वाली क्वांटिटी 0 पे जा रही है, इसकी लिमिट 0 है। मेरे पास अभी तक ये पता है 0 पे जा रही है साइन एक्स, और इसके साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई है उसकी लिमिट के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे कोई आइडिया नहीं एफ ऑफ एक्स कहां जाएगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स इंफिनिटी पे चला जाएगा तो ये मेरी क्वांटिटी गलत हो जाएगी, लिमिट को मैं अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकता। और अगर एफ ऑफ एक्स किसी फाइनाइट नंबर पे चला गया, 0 पे चला गया, कहीं भी चला गया, मुझे नहीं पता, फर्क पड़ता कहीं भी जाए, बस इतना बता दो इन्फिनिटी पे ना जाए। बस इतना बता दो कि एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी पे ना जाए, बाउंडेड हो जाए, अनबाउंडेड ना हो, बस इतना बता दो। बस मुझे इतना बता दो कि ये इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर इधर इन्फिनिटी आ गए तो मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इतनी गारंटी दे दो कि यहां इन्फिनिटी नहीं आएगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो भाई गारंटी तो कैसे पता चलेगी, वो तो आपको फंक्शन देख के पता चलेगी ना। तो दिस इज रॉन्ग अप्रोच, ये है गलत। जब तक आपको आइडिया नहीं है एफ ऑफ एक्स के बारे में कि हाउ एफ ऑफ एक्स इज बिहेविंग, एफ ऑफ एक्स की लिमिट क्या है, टेंडेंसी क्या है, कहां अप्रोच कर रहा है, कर भी रहा है नहीं कर रहा, हमें कोई आइडिया नहीं है अबाउट एफ ऑफ एक्स, वी कैन नॉट सेपरेट द लिमिट, वी कैन नॉट सेपरेट द लिमिट। आई होप इट इज क्लियर। और यह गलती तो कभी भी मत करना कि सर यहां आके पता चल रहा है लिमिट इंफिनिटी पे जा रही है तो लिमिट कॉमन ले लेता हूं और 0 इंटू तो 0 आ जाएगा, वो भी मत करना। लिमिट वन सेपरेटेड कैन नॉट बी क्लब्ड अगेन। एक बार लिमिट तोड़ दी, दो अलग अलग फंक्शन बन गए, उनको अलग अलग सॉल्व करो। उसके बाद ये नहीं कि लिमिट कॉमन लेके अपना अलग कॉन्सेप्ट चला रहे हो। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है, हर एक बच्चे को क्लियर है। अब एक और चीज, वही सेम लॉजिक, व्हाट इफ यू नीड टू फाइंड लिमिट ऑफ टू फंक्शन और वो रैशनल टाइप में, एफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप में है, तो क्या सर मैं लिमिट को ऐसे मैं बाइफरकेट सेपरेट कर सकता हूं लिमिट को, कि मैं न्यूमरेटर की लिमिट अलग निकाल दूं और सर डिनोमिनेटर की लिमिट में अलग निकाल देता हूं और बाद में उनका रेशियो ले लेता हूं, क्या ये कर सकता हूं सर मैं? आंसर इज यस, बट अब वो कंडीशन तो, बट ही तो खेल है, सारा सारा खेल ही हमारे पास कंडीशन का है। प्रोवाइडेड एक्सप्रेशन ऑन आरएचएस इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है सर कौन सी वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये तो आप लोग सोचो ना। प्रोडक्ट में एक ही इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, 0 इंटू इन्फिनिटी, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होगा, केवल 0 इंटू इन्फिनिटी चेक करना है। प्लस माइनस सम ऑफ टू फंक्शंस होगा, केवल एक इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में डील करती हो? आपके पास है दो टाइप की, 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, चाहे वो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो, माइनस इंफिनिटी हो, डजंट मैटर, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को लगता होगा कि ये भी चल जाएगा, ऊपर वाली प्लस इंफिनिटी जा रही हो, नीचे वाली माइनस इंफिनिटी जा रही हो तो भी चल जाएगा, या ऊपर वाली माइनस इंफिनिटी, नीचे वाली प्लस इंफिनिटी, कुछ भी चल जाएगा, कुछ भी। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का मतलब होता है कि आपका इंफिनिटी नहीं होना चाहिए,
ठीक है, यहां से ये हटा दो, चारों ही केस बना दिए मैंने। ओके, या तो 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। रियल में दो इन्फिनिटी होती है, तो जैसे मैं बोलता हूं इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, उसका मतलब ऑब्वियसली ये चारों केस आते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी, या पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास दो टाइप होती है, या एक 5 टाइप की कह लो, कुछ भी कह सकते हो, बेटर है दो ही टाइप की बोलो ना यार, इन्फिनिटी में क्या प्लस माइनस कर रहे हो। तो बेटर है जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की है, आपके पास दो फॉर्म होती है इंडिटरमिनेट फॉर्म की, विच इज 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। ये दो फॉर्म होती है इंडिटरमिनेट फॉर्म की। टोटल 7 फॉर्म होती है इंडिटरमिनेट फॉर्म की। दो मैं बता चुका हूं, प्लस माइनस में इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, प्रोडक्ट में 0 इंटू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। 4 फॉर्म हो गई, 3 और बची अपनी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी वाली, ये सब बची है, तो इन्फिनिटी की पावर 0। ये तो 3 अलग है, उसका तो केवल कोई रोल है ही नहीं। तो ये 4 इंडिटरमिनेट फॉर्म हमेशा याद रखना, आपको हमेशा काम आएगी, बार बार काम आएगी, हजारों बार काम आएगी। यही 4, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। लिमिट के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन चारों पे, इन चारों की प्रॉपर्टीज को ही चेक किया जाता है। बाकी जो 3 बची, उनके क्वेश्चंस बिल्कुल अलग दिखाई दे जाते हैं। प्रॉपर आपको दिखाई दे जाएगा कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, ये 0 की पावर 0 वाली फॉर्म है, ये इन्फिनिटी की पावर 0 वाली, ये तो देख के ही पता चल जाएगा। ये 4 फॉर्म्स है, इनमें बच्चा अमूमन गलती कर बैठता है। तो आई होप जो मैंने अभी जो बताया है, इस पे आप प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रांग रखोगे और गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे भाई। चीजों को याद रखना, मेमोराइज रखना, और गलती बिल्कुल भी मत करना। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, अब एक और नोट में लिखवा रहा हूं आप लोगों को, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट नोट। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नोट है उसको मैं लिखवाने वाला हूं। मेरे यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने बना रखी है इस पे। अगर आपको लिमिट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे पूछा जाता है, अगर आपको लिमिट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे पूछा जाता है कि लिमिट बताओ एफ की अंदर जी एक्स है, तो आप लोगों को पता है, मेजॉरिटी लोगों का माइंड में आएगा कि सर लिमिट को अंदर भेज दो एफ ऑफ एफ के। मतलब मैं ऐसा बता रहा हूं कि ऐसा कब करेंगे। मेजॉरिटी बच्चों का आंसर आएगा व्हेन एफ इज कॉन्टिन्यूअस, व्हेन एफ इज कॉन्टिन्यूअस। मेजॉरिटी बच्चों का आंसर आएगा। बात उनकी भी ठीक है, अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है तो ये चीज सही है। बट ये तो वो वाली बात हो गई, मम्मी ने बोला है कि भाई कोई कपड़े पे धागा, मतलब सिलाई उधड़ गई, इसको सीलने के लिए कुछ लाओ, और आप तलवार लेके आ गए। अरे जो काम एक छोटी सी सुई नीडल कर सकती है, क्या वो काम तलवार कर सकती है? नहीं। लड़ाई करने जा रहे हो और नीडल लेके चले गए लड़ाई करने, वहां तो तलवार चाहिए। तो आपको रिक्वायरमेंट है नीडल की और आप लेके आ रहे हो तलवार। सिमिलरली जहां रिक्वायरमेंट है तलवार की, वहां नीडल लेके लड़ाई लड़ने जा रहे हो। माय पॉइंट इज, आप कॉन्टिन्यूअस जो बात बोल रहे हो ये एक तलवार है, आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्टिन्यूअस बोलने का मतलब है हर जगह कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो आपका अगला सवाल आना चाहिए डोमेन बताओ सर। मैं बोल रहा हूं रियल नंबर ले लो डोमेन, इसका मतलब वो रियल नंबर के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, वो रियल नंबर के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, हर एक पॉइंट पे। ये आगे कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर मैं बोलता हूं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो वो जिस भी डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। अदरवाइज लिमिट और कॉन्टिन्यूटी और आगे डिफरेंशियबिलिटी भी पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तीनों किसी पॉइंट पे निकाली जाती है। तो अगर बोला जाता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब वो डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। प्रॉपर्टी तो पॉइंट पे ही निकलेगी, बट अगर हम शॉर्ट हैंड छोटे छोटे तरीके से बोल देते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एट, हमें हर जगह नहीं चाहिए कॉन्टिन्यूटी, हमें कॉन्टिन्यूअस चाहिए एट लिमिटिंग वैल्यू
ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। मतलब मुझे फंक्शन कॉन्टिन्यूस चाहिए, दैट इज वी रिक्वायर एफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस एट लिमिट x टेंड्स टू a g of x, दैट इज इफ बीटा इज इक्वल टू, अगर लिमिट इसकी बीटा बोली जाती है, देन अलग अलग तरीके से लिख के दिखा रहा हूं, देन वी रिक्वायर एफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू बीटा। आई होप इट इज क्लियर। आपके जो अंदर वाला फंक्शन की जो लिमिट होगी उस पे आपका बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। बस इतनी सी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चाहिए और हम लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस। अरे भाई नहीं, वी ओनली रिक्वायर कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एट अ सिंगल पॉइंट। एंड व्हाट इज दैट सिंगल पॉइंट? अंदर वाले फंक्शन की लिमिट। अंदर वाला फंक्शन की जो लिमिट होगी उस पे बाहर वाले फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी क्लेम कर दो बस। कैसे क्लेम करेंगे वो हम सीखेंगे ना आगे जाके। लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी आएगा, कॉन्टिन्यूटी के बाद डिफरेंशियलिटी आएगा। तो अंदर वाले फंक्शन की जो लिमिट होगी वो अगर एग्जिस्ट कर जाएगी, एक रियल नंबर होगा, उस रियल नंबर पे आप बाहर वाले फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करो। अगर आपके बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो आप फंक्शन की लिमिट को आराम से अंदर ले जा सकते हो फंक्शन के। आई होप इट इज क्लियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एंड बहुत ज्यादा काम आती है। इट इज यूज सो मेनी टाइम्स, इतना ज्यादा यूज होता है इसका जिसका कोई हद नहीं है। अब इसका सबसे आसान सा एग्जांपल है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5, तो क्या मैं इसकी लिमिट को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इससे पहले मुझे पहले अंदर वाले की लिमिट निकालनी होगी। आई नीड टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो x मेरा 0 पे जा रहा है तो x स्क्वायर भी 0 पे जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 पे जाएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ये आप सबने पढ़ा है कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। अभी आगे जाके पढ़ाएंगे ना ये सब चीजें क्या होती है, क्यों टेंशन लेनी। ये आपका ग्राफ होता है और ग्राफिकल अप्रोच से भी आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूटी को। ग्राफिकल अप्रोच से ऐसे देख सकते हो कि फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए अगर आप बना देते हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूटी अगर चल रही है बिना पेन उठाए फंक्शन का ग्राफ बन रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अभी मैंने कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़ाई है, बट मुझे इतना पता है, हर बच्चे को पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है e टू द पावर x। क्या e टू द पावर x हर जगह कॉन्टिन्यूस है? मुझे जानना ही नहीं, मुझे केवल जानना है इसकी लिमिट क्या होने वाली है। इसकी लिमिट होने वाली है इक्वल टू 5। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 5, x 0 पे जाएगा, x स्क्वायर भी 0 पे जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 विल टेंड टू 5। x स्क्वायर प्लस 5 की तरफ जाएगा, 5 होगा नहीं उसकी तरफ जाएगा, तभी सिंबल है, ये तो लिखने का तरीका है। इसका मतलब x जब 0 पे जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 5 पे जाएगा। एंड वी नो that e to the power x is continuous at x equals to 5। ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है हर रियल नंबर के लिए, बट x इक्वल टू 5 के लिए ही चाहिए मुझे। इंप्लाइज हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू e टू द पावर, लिमिट को अंदर भेज दिया मैंने, x स्क्वायर प्लस 5 और अंदर वाले की लिमिट आई है मेरे पास 5 e टू द पावर 5 इज माय लिमिट। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। आई होप सबको समझ आ गया होगा प्रॉपर तरीके से, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, तो बस फिर
ये कुछ लिमिट की मैंने प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताई है, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है कमिंग सेशंस में। हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग रिजल्ट प्रॉपर्टी सीखेंगे, उन सब में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली ये चीजें जो मैंने आज आपको बताई। नॉट जस्ट फॉर आईआईटी जैम, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर बेसिकली, ये तो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है, नींव है मैथमेटिक्स की। तो वन वेरिएबल तो इट इज लाइक अ नींव, बेस है, फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का। तो ये आपको आना चाहिए। इसको आने के बाद आप आगे के मैथमेटिक्स की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी आपकी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ऑप्शंस जो आपके आते हैं, आप सही ऑप्शन को सही तरीके से चूज कर सकते हो कम टाइम के अंदर। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।